खामोशियों ने एक चादर ओढ़ ली थी। कोई इस चादर को खींचे तो कैसे, कैसे इस खामोशी को बाहर निकाले। एक अजब सा सन्नाटा, एक अजब सी घुटन हवेली को घेरे खड़ी थी। घर का हर एक सदस्य, क्या छोटा क्या बड़ा, खामोश हुआ पड़ा था। प्रतिभा जी ने सबको घर बुला लिया था और सारे लोग शून्य हो चुके थे। माया अभी भी पुनीत के कमरे में गुरु के गले लग चुपचाप खड़ी थी। ना अब रो रही थी, ना और कोई भाव चेहरे पर था। पास पड़े पुनीत को एकटक देखे जा रही थी, जैसे उससे सवाल पूछ रही हो। मेरी क्या गलती थी? मैं क्यों, क्यों? दादी दरवाजे पर आकर, गुरु पुत्र मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मैं तेरी बीवी को। गुरु ने हाथ से ना का इशारा कर दिया। दादी जैसे ही मुड़ी, गुरु ने कहा, दादी सुबह और रामदीन को भेजकर भाई को कपड़े पहनवा दीजिए और पापा को कहकर डॉक्टर को बुला लें और भाई को आश्रम में छोड़ने की तैयारी करें। मगर आश्रम क्यों बेटा? इसे तो पुलिस। नहीं दादी, छोटी माँ को और कितना सहना पड़ेगा। नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें और नहीं तोड़ सकता। वो कुछ बोल नहीं रही, मगर अंदर से टूट चुकी हैं। भाई बेटा है उनका। आप इन्हें आश्रम भिजवा दें। मैं गुरु जी से खुद बात कर लूंगा। जैसी तेरी मर्जी। माया खामोश थी। वो अभी भी पुनीत को एकटक देख रही थी। गुरु ने माया को गोद में उठाया, एक नज़र पुनीत को निहारा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। 3 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर आकर जा चुके थे और पुनीत को भी वापस आश्रम भेज दिया गया था। प्रतिभा जी खामोश थी, मगर स्वयं को संभाल लिया था। प्रतिभा जी, सुबह जाओ, सबके लिए खाना बना दो। प्रतिभा, किसकी इच्छा करेगी खाना खाने की? भरत जी ने कहा। तो क्या उस राक्षस के लिए मातम मनाए? भूखे रहें सब। कोई जरूरत नहीं है अफसोस करने की। सब ठीक है। ये सोचिए, बुरा होने से बच गया। बहू, मैं तुम्हें इतना समय गलत समझती रही। माफ कर दो मुझे। दादी ने कहा। माफी क्यों माँ जी? ये तो वक्त और हालात ऐसे थे कि छोड़िए इस बात को। मेरी गुड़िया कहाँ है? रानी माँ छाया को लेकर आ गई। वो उसे बाहर घुमाने ले गई थी। बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। वो कुछ घंटे पहले क्या हुआ तकरीबन तकरीबन भूल चुकी थी। अपने में मस्त थी। क्या हमें माया के पास जाना चाहिए? भरत जी ने सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ गुरु की जरूरत है। सिर्फ गुरु की। वो सब संभाल लेगा। प्रतिभा जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। गुरु के कमरे में माया बिस्तर पर बुत बनी बैठी थी। कोई हलचल नहीं। वहीं शॉल लपेटे हुए एक टक फर्श को घूरे जा रही थी। गुरु काफी कोशिश कर चुका था। वो कुछ बोले, मगर उसने कपड़े भी निकाल कर दिए थे उसे पहनने को, मगर वो बुत बनी बैठी थी। अब गुरु परेशानी में इधर उधर टहल रहा था। क्या करूं? कैसे इसे समझाऊं? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। अचानक वो माया के पास पहुंचा। उसके पास बैठकर उसे झिंझोड़ा। बीबी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मगर वो तो एक पत्थर में तब्दील हो चुकी थी। अब जो गुरु ने किया, उसकी उसने खुद कल्पना भी नहीं की होगी कि वो क्या करने जा रहा है। कुछ सोचा न समझा, जो ठीक लगा वही कर दिया। माया को खींचकर 3-4 थप्पड़ रख दिए और चिल्लाया। पागल लगता हूं मैं तुम्हें बीबी? पागल लगता हूं? बोलती क्यों नहीं कुछ? अब अगर तुमने कुछ कहा नहीं तो पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठूंगा। मार दूंगा मैं अपने आप को। माया के शरीर में हरकत हुई। वो उठी और खामोशी से गुरु के सामने खड़े होकर शॉल उतार फेंकी। गुरु ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेर ली और अपना चेहरा घुमा लिया। उफ, इतना भयानक ये सब। ये लड़की रोज खुद को देखती होगी तो कैसे बर्दाश्त करती होगी? इतना दर्द, इतनी तकलीफ। अचानक उसे हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी। माया रो रही थी। वो पीछे मुड़ा। माया अभी भी वैसे ही खड़ी थी। थोड़ी देर वो उसके बक्स स्थल पर जगह जगह जलने के निशान देखता रहा। जैसे ही वो माया को छूने को हुआ, वो पलट गई। हे भगवान, पीठ पर इतने गहरे जख्म! उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू की 2 बूंदें गालों से सरक गईं। उसने साल उठाई और माया के बदन के चारों ओर लपेट दी। उसे कसकर अपने हिसार में ले लिया। धीरे धीरे उसे अपनी तरफ मोड़ा। वो मध्यम मध्यम मुस्कुरा भी रही थी और हल्का हल्का रो भी रही थी। गुरु के चेहरे पर हैरानगी तारी हो गई। वो माया की हालत समझ भी पा रहा था और समझ नहीं भी पा रहा था।
उसे माया को समझने और उसके दर्द को महसूस करने का एक ही तरीका नजर आ रहा था। उसने माया को थोड़ा और करीब खींचकर उसके सूखे पड़े होठों पर अपने होठ रख दिए। माया ने आंखें मूंद ली। कुछ देर तक वो वैसे ही खड़े रहे, फिर उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर गले से लगा लिया। माया उसके गले लग सिसक रही थी। गुरु को महसूस हुआ माया ठंड से कांप रही है। उसने बिस्तर पर पड़े कपड़े उठाए और उसे पहना दिए, फिर उसे बिस्तर पर लिटाकर रजाई उड़ा दी। तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। इतना कह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, पाया माया ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों, जो रो रो कर डूबते हुए सूरज की लालिमा लिए हुए थी, से उसे न जाने के लिए कह रही थी, जैसे कह रही हो चले गए तो ये सूरज शायद दोबारा ना उग पाए। गुरु के अंदर हलचल मच गई। वो भी माया के पास बैठ गया। अचानक कहने की एवज में माया की आंखों से आंसुओं की बूंदें छलक पड़ी। गुरु ने उसके आंसू पोंछे। वो धीरे से गुरु के और नजदीक आई और उसके सीने पर सिर रखकर आंख मूंद ली। शरीर अभी भी कपकपा रहा था। खौफ और ठंड दोनों ही कारण थे। कुछ देर बाद शायद उसे नींद आ गई थी, मगर गुरु की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। सुबह दबे पांव कमरे में खाना लिए आई। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे प्लेट टेबल पर रखने को कहा और इशारे में ही उसे समझा दिया वो उसे खाना खिला देगा। वो दबे पांव वापस चली गई। गुरु आज माया की हालत देख एक पल में 100 बार मर गया। सोच रहा था ये लड़की इतने दर्द के साथ कैसे जिंदा है। तो ये कारण था इसके साड़ी ना पहनने के पीछे, और यही कारण है ये लड़कों से दूर क्यों भागती है। कितना दर्द छुपा रखा है इसने अपने अंदर। ये जो सपने में चिल्लाती है, मदद मांगती है, वो सब खुद को बचाने के लिए कि शायद बच जाएगी। मुझे इसलिए नहीं बताना चाहती कि कहीं मैं इसे गलत ना समझूं, मैं इससे नफरत ना करूं। कैसे कहूं माया, मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता। तुमसे ही मेरा वजूद मुकम्मल है। खाना टेबल पर पड़े पड़े ठंडा हो गया। गुरु ने एक निगाह प्लेट को देखा, फिर आंखें मूंद ली। मन में सोचता रहा, कैसा भयावह अतीत है ये। भयावह अतीत एक दलदल की तरह होता है। आप उससे निकलने के लिए छटपटाते रहते हो। बस जरूरत होती है प्यार से हाथ बढ़ाने वाले की। माया ने भी कोशिश की थी निकलने की, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसके अपने पीछे हट गए। वो इंतजार करती रही होगी, या अब भी कर रही होगी, कि कोई तो हाथ बढ़ाए, कोई तो उसका हाथ थामे और इस अतीत से उसे बाहर खींचे। वो अपनी हिम्मत से आधे रास्ते तक पहुंच जाती होगी, फिर टूटकर वापस वहीं गिर जाती होगी। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि माया सपने में फिर चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। सारा शरीर पसीने से नहा उठा था। गुरु ने एक नज़र उस पर डाली और कसकर उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर सो गई। गुरु से थपकियां देता रहा। आंखें बंद करता तो माया के जख्म दिख जाते। क्या करे क्या ना करे, कैसे उसे इन सबसे बाहर निकाले, या इसे खुद इन सबसे बाहर निकलने दे। वक्त आ गया था सब कुछ ठीक या सब तबाह होने का। स्याह रात के सन्नाटे को सिर्फ एक चीज तोड़ रही थी, वो थी माया की दबी घुटी सिसकियां, और उन सिसकियों को थामता गुरु। जाने कब नींद में चला गया, खबर ही नहीं हुई। सुबह एक सपने से नींद टूटी। सपना क्या, जैसे जिंदगी धोखा दे रही हो। माया दूर जा रही थी, कहीं बहुत दूर। गुरु ने आंखें बंद रखकर ही बिस्तर पर हाथ मारे। खाली खाली सा लगा। माया का एहसास कहीं गुमसा हो गया था। धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया माया बिस्तर के एक कोने में सिमट कर सोई पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के कोरों से बहते आंसू गाल पर निशान छोड़ चुके थे। उसने समय देखा, सुबह के 5 बजने वाले थे। फिर मन में सोचा, रोज ही तो बजते हैं, आज कौन सा कुछ नया बज रहा है घड़ियाल में। धीरे से माया के पास सरका, और जैसे उसे भाव में लेने को हुआ, माया जाग गई। पहले घबरा गई, मगर जब गुरु को पास देखा तो उसके सीने से लग गई, जैसे कोई छोटा बच्चा रोने के बाद माँ के गले लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों नींद की दुनिया में गुम थे। नींद में खलल पड़ा भी तो छाया की आवाज से। गुरु में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो रात को उठकर किवाड़ लगा सके। सुबह दरवाजा थोड़ा सा घेर कर चली गई थी। बस छाया दौड़ती हुई आई
और उन दोनों पर कूद पड़ी। मम्मा, पापा, आप दोनों अभी तक सोए हो और बच्चा जाग गया है। गुरु आंखें मलते हुए, ओ गर्लफ्रेंड, मुझे पता ही नहीं चला सुबह हो गई है। तुम्हारी मम्मा हमें छोड़ती ही नहीं है। अब हम क्या करें? माया एक फीकी सी हंसी हंस दी। उसे गुरु से नजरें मिलाते हुए शर्म आ रही थी। शर्म इस बात की कि गुरु ने उसके शरीर पर वो भद्दे दाग देख लिए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद गुरु ने फोन घुमाया। मेहरा जी, किसी कारणवश आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप काम संभाल लीजिएगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो गुरु? माया ने इतने घंटों की खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। गुरु का चेहरा खिल गया। शुक्र है बीबी, तुम कुछ बोली तो, वरना मुझे लग रहा था अब गूंगी के साथ ही निभाह करना पड़ेगा। गुरु की ये बाड़ी सुन माया फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ऐसी जैसे घने बादलों को चीरती सूरज की हल्की सी किरण। तैयार है जो रोशनी का समंदर बिखेरने के लिए। उसने वही सवाल दोबारा दोहराया। तुम आज क्यों नहीं जा रहे हो? वो इसलिए कि आज का दिन सिर्फ बीबी को मुकर्रर किया है हमने। ये इतिहास में बीबी दिवस के नाम से जाना जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं गुरु, अपने अपरिचित अंदाज में। समझोगी तो तब ना, जब पेट में कुछ खाया जाएगा। भूखे पेट दिमाग काम नहीं करता, पागल औरत। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुमने क्यों नहीं खाया? इतना सब कुछ तो खा लिया, अब क्या भूख रहेगी? माया ने बोझिल मन से कहा। गुरु उसे कंधे से पकड़कर, वो जो तुमने अब तलक खाया है उसे आज बाहर निकाल दो, फिर देखना कैसा लगता है। पहले सोचा था बाहर निकालूंगी वो सब जो छुपा रखा है अपने अंदर। अब डर लगता है अगर वो बाहर निकला तो तबाही होगी। माया, जो तबाही तुम्हारे अंदर हुई है उससे शायद कम होगी। समझ नहीं आता गुरु, कैसे? कैसे? क्या कैसे बीवी? कैसे सबकी नजरों का सामना कर पाऊंगी? मेरे कदम इस कमरे से बाहर उठने में मेरा साथ छोड़ रहे हैं। इन कदमों को बाहर निकालूं तो आखिर कैसे? वो सर्द लहजे में बोली। बीबी, सबसे आसान तरीका है। मेरे पैरों पर अपने पैर रखो। मैं चला तो संग संग मेरे तुम भी चलोगी। मैं अगर गिरा तो तुम्हें अपने में थाम लूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा। माया इस अबूझ पहेली को समझने में उलझ गई। समझ नहीं आया तुम्हें? मैं समझाता हूँ। जो भी दर्द तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है उसे मेरे सामने रखो। मैं वो दर्द तेरे हिस्से का खुद में उतार लूंगा। वादा तो नहीं करता कितना संभालूंगा, मगर गिरने की नौबत ना आने दूंगा। यूं मुझे सूखी निगाहों से मत देखो। इनमें थोड़ी सी हया, ज्यादा सी शरारत और मेरी परवाह अच्छी लगती है। आगे बढ़। माया की आंखों को चूम लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गुरु भाई, नाश्ता नीचे आकर करोगे या यहीं ले आऊं? सुबह यहीं ले आना, साथ में कड़क कॉफी भी। बिल्कुल मेरी कड़क बीवी और तुम्हारी खुरापाती जिज्जी की तरह। सुबह खुश होते हुए, जी गुरु भाई, अभी लीजिए 2 मिनट में। गुरु माया की आंखों में झांकते हुए, मोहतरमा, कंघी कर लें, चुड़ैल लग रही हैं। हम बेवजह मर जाएंगे आज। माया गुरु की छाती पर एक जमाते हुए, अब हम चुड़ैल भी हो गए हैं। थोड़ी देर बाद सुबह कॉफी और नाश्ता रख गई। जाते वक्त मुड़ी और माया को गले लगाकर उसके गालों को चूमकर बोली, मेरी प्यारी जीजी। गुरु हैरानी से, सुबह, ये क्या था? ये मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं। मेरे हक पर हाथ मार रही हो। अगर मैं ऐसा करूं तो जाकर चूम लीजिए मेरे राम के गाल। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें बुरा ना लगेगा। हमने देखा है टीवी में लड़के लड़के को प्यार करते हैं आजकल। वो हंसते हुए चली गई। माया सूबी की बेबाकी पर खिलखिलाकर हंस दी। गुरु को तो मानो उसकी हंसी में जन्नत नसीब हुई। काफी पीते हुए, तो बीबी बताओगी अब मुझे? रखोगी मेरे पाँव पर अपने पाँव? चलोगी मेरे कदमों पर? माया गुरु का हाथ थामकर, आज तुम्हें सब बताने को जी चाहता है, सब कुछ, मगर यहाँ नहीं। फिर कहाँ? मेरी मनपसंद जगह, वो खिड़की। आज उसे खोल देना चाहती हूँ ताकि सारी घुटन बाहर निकल जाए। तो देर किस बात की बीबी? चले तुम्हारी खिड़की के पास। दोनों वहां जाकर खड़े हो गए। माया ने पर्दों को किनारे कर दिया, खिड़की को खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आ गई। माया सिहर गई, आंखें बंद कर ली। गुरु ने उसे पीछे से बाहों में भर उसके कंधे पर सिर टिकाकर पूछा, तो बीबी, कहाँ से शुरू करोगी? वहां से जहां से मैंने खुद को बर्बाद होते देखा। मैं तैयार हूँ, आज सारी गिरह खोल दो
माया ने बोलना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। महज 17 साल की थी। तकरीबन 8 साल पहले। माया का अतीत। 8 साल पहले। रामनगर एक खूबसूरत शहर। एक छोटा सा धनी परिवार जिसमें सिर्फ 5 लोगों का जमावड़ा। स्वामी मनसुखानी, माया के पिता, रक्षा मनसुखानी, माँ, अनुज, भाई और राधिका मनसुखानी माया की दादी, और सबसे प्यारी हमारी माया, 17 वर्ष की माया, बेपनाह खूबसूरत 12वीं की छात्रा। खूबसूरती ऐसी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। बाली उम्र की खूबसूरती के क्या कहने। माया अपनी सहेली प्रीति के साथ स्कूल जा रही थी। प्रीति, माया तूने 2-3 दिन से कुछ गौर किया? गौर किया? मतलब किस बात पर? एक लड़का बाइक पर रोज हमारा पीछा करता है। नहीं, मैंने नहीं देखा, माया ने जवाब दिया। दिखेगा कैसे? सारा चेहरा हेलमेट से ढका रहता है। छोड़ ना, जाने दे, होगा कोई फालतू का इंसान। हमें क्या, तू चल। ऐसी वैसी बातों पर ध्यान मत दे, माया ने बेपरवाही से कहा। माया, ध्यान रखा कर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्रीति ने चिंता जताई। शाम को जैसे ही माया घर पहुंची, रक्षा जी बरस पड़ी। 50 बार कहा है तुझे, थोड़े ढंग से रहा कर। कितनी बार समझाऊं सबको कि थोड़ा सा कंट्रोल रखो इस लड़की पर, मगर कोई सुने तो। राधिका जी, बहू बस कर, बच्ची है ये। माँ, अब क्या कर दिया मैंने? माया ने मासूमियत से पूछा। अभी तो कुछ नहीं किया, मगर जिस दिन कुछ करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह स्कूल जाते हुए अभी वो रास्ते में ही थी कि सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक लड़के ने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। वो चिल्लाने को हुई कि उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और हल्का सा क्लोरोफार्म का डोज दे दिया ताकि घंटा भर वो खामोश रह सके। गाड़ी चलाने वाला, देख यार, तेरे कहने पर मैंने ये सब तो कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नकाबपोश हंसते हुए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तू चिंता ना कर। मुझे उस कमरे तक छोड़ और चला जा। इसका मजा लेने के बाद इसका क्या करना है मैं खुद सोचूंगा। उसने गंदी सी निगाह बेहोश पड़ी माया के जिस्म पर डालते हुए कहा। तुझे इतने दिनों से छुप छुप कर देख रहा हूँ, आज जी भर कर देखूंगा। क्या जादूगर है तू कि एक बार जो तुझे देखे तेरे हुस्न का दीवाना हो जाए। वर्तमान। माया को उसका अतीत इतना कचोट रहा था कि वापस उसे दोहराते हुए वो खत्म होती जा रही थी। जैसे वो इस भयानक दिन की भयानक वारदात के पास पहुंची, दहशत से उसकी खिड़की के सफेद पर्दों को खींच दिया। वो टूटकर फर्श पर गिर पड़े। शरीर ने कांपना शुरू कर दिया। गुरु घबरा गया। बीबी, क्या हुआ? जब उसने माया के चेहरे पर नजर डाली, वो दहशत से कठोर हो गया था। जो भाव थे चेहरे पर, सब समझ से परे। बीबी, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, घबराओ मत। निकाल दो जो दर्द अंदर छुपा रखा है, वो बदहवासी में चिल्लाई। गुरु, मैंने बहुत कोशिश करी थी खुद को बचाने की, बहुत छटपटाई थी छूटने के लिए, मगर मैं खुद को बचा नहीं पाई गुरु, नहीं बचा पाई। समझ नहीं थी मुझे इतनी। वो फूट फूट कर रोने लगी। माया, आराम से, जितना रोना है रो लो, रोकूंगा नहीं। समंदर बह जाने दो। गहरी खामोशी कमरे में पसर गई। पर्दा फर्श चूम रहा था। कुछ देर बाद माया उसे उठाने को हुई ही थी कि गुरु ने उसे रोक लिया। नजदीक है, इसे रहने दो, शायद रंग बदलने का वक्त। मैं समझी नहीं, उसने हैरानी से पूछा। बस कुछ दिनों में समझ जाओगी, तब तक बाकी के पर्दों से काम चल जाएगा। अब इसे नहीं लगाना। तुम ठीक हो क्या? आगे बताना चाहोगी क्या हुआ था उस दिन? हाँ, उसने कहा। और अतीत? 8 साल पहले। नकाबपोश लड़के ने किसी तरह माया को कमरे तक पहुंचाया। वो आधी बेहोशी की हालत में थी। अंदर पहुंचते ही उसने माया को बिस्तर पर पटक दिया। माया को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो आंखें खोलती धुंधला सा दिखता, फिर बेहोशी की हालत हो जाती। गाड़ी चलाने वाला बाहर से वापस चला गया था। नकाबपोश थोड़ी देर के लिए पास रखी कुर्सी पर पसर गया और ललचाई नजरों से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद माया को जब होश आया तो वो खुद को उस हालत में देखकर सन्न रह गई। हाथ बंधे हुए, मुंह पर टेप, शरीर से कपड़े गायब और कुर्सी पर बैठा वो नकाबपोश जो उसे एकटक देखे जा रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई
तो सुबह के 11 बज रहे थे। वो नकाबपोश जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी माया के पास आया और उसके शरीर पर उंगलियों से हरकत शुरू कर दी। माया की रूह तक कांप गई। बंद मुंह जैसे चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। आंखों से आंसुओं की अविरल अश्रुधारा बह चली। वो खुद को उस दरिंदे के हाथों बचा नहीं पाई। वर्तमान अभी माया यहाँ पहुंची ही थी कि गुरु के गले लग रो पड़ी। नहीं बचा पाई गुरु, मैं खुद को नहीं बचा पाई। गुरु को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सब उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा है और वो लाचार एक जगह खड़ा सिर्फ यह सब होते देख रहा है, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। उसके कोर गीले हो चुके थे। माया को सहलाता रहा और उसकी तकलीफ शायद उसने सिर्फ माया के बाहरी जख्म देखे थे, अंदरूनी चोटों से तो बिल्कुल अनजान था। हैरान था कि उस छोटी सी उम्र में वो शारीरिक तौर पर तोड़ दी गई थी। दरिंदगी की इतनी हद जिसने उसे शायद मानसिक तौर पर विकलांग कर दिया था। इन सब से ये कैसे बाहर निकली होगी और क्या क्या सहा होगा उस उम्र में इसने। माया के आंसुओं ने उसके कपड़े को भिगोकर रख दिया था। वो थोड़ी देर वैसे ही उसके गले लगी रही, फिर खुद को संयत करके आगे की दास्तान शुरू की, जो शायद रेप से भी ज्यादा दिल दहलाने वाली और भयानक थी। अतीत माया का इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने जलती हुई सिगरेट माया की तरफ बढ़ाई। माया की घुटी हुई आवाज बंद किए मुंह से बाहर आ रही थी, नहीं, अब ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सब कुछ तो तुमने ले लिया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो खुलने के लिए छटपटाती रही। नकाबपोश ने एक गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इस तरह छुआ है, तो कुछ अपनी निशानी छोड़ के ही जाऊंगा। कुछ ऐसा जो तुम्हें तमाम उम्र याद रहे, कुछ ऐसा जिसे देखकर तुम मुझे महसूस करो और मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहूं। इतना कह उसने माया को जलती सिगरेट से दागना शुरू कर दिया। वो इतना निर्मम कैसे हो सकता है? क्या उसे ये सब करते वक्त इतना सा भी याद नहीं आया कि उसने भी एक औरत की कोख से ही जन्म लिया है? वो तड़पती रही, घुटी घुटी चीखती रही, मगर उस जल्लाद पर कोई असर नहीं हुआ। उसने माया को बक्स और पीठ पर गहरे जख्म दे डाले, ऐसे जख्म जो कभी ना मिटे। आत्मा भी लहू लुहान कर डाली और शरीर भी। जब उसका मन भर गया तो माया के हाथ खोलकर कपड़े उसके पास फेंक कर गुर्राया, किसी को कुछ भी बताया तो दूसरी बार इससे ज्यादा गहरे जख्म दूंगा। जल्दी कपड़े पहनो, 3 बज रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे स्कूल के पास छोड़ आऊंगा। नन्ही सी जान जो सब कुछ खो चुकी थी, अपने कपड़े समेटे, स्कूल बैग उठाया और फिर उसी गाड़ी में उसे सवार कर उसी जगह छोड़ गया जहाँ से सुबह उठाया था। जैसे ही टूटी हुई माया ने घर के गेट के अंदर कदम रखा, उसकी दादी ने उसे देख लिया। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई, फिर भी पूछ लिया, माया बेटा, तुझे क्या हुआ है? तेरी यह हालत कैसे हुई है? माया ने कुछ नहीं कहा, खामोश बुत बनी टूटे हुए कदमों से खुद को घसीटती रही। दरवाजे पर पहुंची, स्कूल बैग धड़ाम से नीचे फेंक दिया और खुद भी नीचे बैठ गई। दादी ने जल्दी से स्वामी और रक्षा जो बाहर गए हुए थे फोन करके दोनों को बुला लिया। अनुज तो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश में था। माया दरवाजे पर ही बेसुध पड़ी रही और दादी उसकी बगल में बैठी उसके हाथ पांव रगड़ रही थी। जैसे ही स्वामी जी घर पहुंचे, उन्होंने माया को गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके माथे को चूमकर, मेरे बेटे उठ जा, पापा आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रक्षा जी ने एक सरसरी निगाह माया पर डाली और कहा, सुनिए मेरी बात, डॉक्टर को मत बुलाइएगा, मैं इसे होश में लाने का प्रबंध करती हूँ। शायद वो सब कुछ समझ चुकी थी। क्या बात कर रही हो रक्षा? क्यों ना बुलाऊं डॉक्टर को? मेरी बेटी है ये, हालत देखिए इसकी, लगता है इसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है। स्वामी जी ने कहा, आप हटिए, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए, रक्षा जी ने गुस्से से कहा। माया के पापा सरक लिए। रक्षा जी ने उसके शरीर और कपड़ों पर नजर डाली, कई जगह से खून से सने थे। अचानक वो पीछे मुड़ी और स्वामी और राधिका जी पर चंडी बनकर बिफर पड़ी। कहा था मैंने, समझाया था ना मैंने, मत चढ़ाओ इसे इतना सिर पर, मत दो इतनी छूट, भुगतो अब। क्या मतलब है तुम्हारा बहू?
क्या भुगते हैं अब? आपकी लाडली अपनी इज्जत गंवा आई है, कहीं का नहीं छोड़ा इसने। अगर लोगों को पता लग गया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहती थी ना मैं, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। रक्षा जी जहर उगलते जा रही थी। दादी ये सुन धम से जमीन पर बैठ गईं और स्वामी जी दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? रक्षा जी चिल्लाई, खबरदार, जो किसी ने डॉक्टर को बुलाया और अनुज को बताया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने दो इसे होश में, इसे तो मैं स्वयं पूछूंगी कहाँ सौदा कराई है अपना। वर्तमान गुरु को यह सब जीवंत महसूस हो रहा था। माया का चेहरा अब कठोर हो चुका था, भावहीन, ऐसा कि जैसे एक सख्त पत्थर हो। वो थोड़ी देर तक खामोश थी। फर्श पर गिरा पर्दा उठाया और उसे मेज पर रखकर उस पर बची कॉफी और नाश्ते की बची सब्जी उड़ेल दी। गुरु थोड़ी देर उसकी इस हरकत को देखता रहा, फिर समझ गया कि माया ये सब करके उसे क्या समझाना चाहती है। समझाना चाहती है कि जिस प्रकार इस सफ़ेद पर्दे पर लगे दाग पूरी तरह साफ नहीं हो पाएंगे, वैसे ही उसके चरित्र पर बलात्कार का वो दाग लगा है जिसे वो मिटाना तो चाहती है पर मिटा नहीं पाती। गुरु उसके पास पहुंचकर, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगा है? तो सुनो, तुम गलत सोचती हो। तुम पवित्र हो गंगा मैया की तरह। दागदार तो इस इंसान का चरित्र हुआ जिसने यह हरकत की है। दाग तो तुम्हारे घर वालों के चरित्र पर लगा है कि उन्होंने तुम्हें नहीं समझा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाहगार तो वो सब हैं। माया गुरु की ओर देखकर मुस्कुरा दी। बीबी, कौन था वो इंसान जिसने तुम्हारे साथ इतनी दरंदगी की, तुम्हारे वजूद को छलनी कर रख दिया? माया चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और भाव लाकर, बताऊंगी, नाम भी बताऊंगी, मगर अभी तुम्हें मेरी एक और हकीकत जाननी है, उसके बाद बताऊंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तुम ये बताना चाहती हो कि तुम्हारी माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति ऐसा क्यों रहा। तुम सही समझे गुरु, तो बताओ। अभी नहीं गुरु, अभी क्यों नहीं? समय देखो, दोपहर के 3 बजने को हो रहे हैं। खाना खाने का समय हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। शायद तुम्हारा ध्यान नहीं था, मगर जब मैं पर्दे की रंगाई कर रही थी, सुबह दरवाजे तक आई थी और मैंने उसे इशारा कर दिया कि हम आ रहे हैं। ऐसा क्या? अगर तुम सहज नहीं हो तो मैं खाना यहीं मंगवा लूं? नहीं गुरु, मैं बाहर सबके साथ खाऊंगी। नहीं चाहती कोई मेरी वजह से परेशान रहे। काफी हल्का महसूस कर रही हूँ तुम्हें इतना सब कुछ बताकर। बाकी की कहानी रात के लिए रखते हैं। गुरु मुस्कुरा दिया, जैसा तुम चाहो बीबी। जैसे ही वो जाने के लिए दरवाजे पर पहुंची, गुरु ने पीछे से आवाज लगाई, रुको बीबी। जैसे ही गुरु ने कहा, रुको बीबी, माया चौंक कर पलट गई। क्या बात है गुरु, चलना नहीं है तुम्हें? मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तुम कुछ भूल रही हो बीबी। माया चौंक कर, क्या भूल रही हूँ मैं? मुझे मुझे भूल रही हो तुम? जिस्म अपनी परछाई छोड़कर जा रहा है, बिना जिस्म परछाई का क्या वजूद। मुझे भी साथ ले लो, गुरु ने दोहराया। रो रो कर सूज चुकी आंखें बेपनाह मुस्कुरा दी। सूखे पड़े होंठ अजब सी खुशी से फैल गए। माया का चेहरा रोशनी से नहा उठा। वो मुड़कर वापस गुरु के पास आई और एकदम से गुरु के गले लगकर बोली, काश हर कोई तुम सा हो गुरु, तो किसी लड़की को कोई तकलीफ ही ना हो। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसकी परछाई तुम हो, वरना आज तक लड़कियों को ही परछाई बनते सुना है। मेरी परछाई भी तुम, मेरा उजाला भी तुम। बस बीबी बस, इतनी तारीफ। मेरा हाजमा खराब करने का इरादा है क्या? वो गुरु के गले लगकर ही बोली, नहीं, मैं क्यों खराब करूंगी। कल मैं एक बेजुबान भूत थी, आज जान है इसमें, तो तुम्हारी वजह से। ओह, ऐसा क्या? शुक्रिया बीबी, मगर याद रखना, इस बुत में जान है, वो मेरी है। अगर इस जान को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो मौत मेरी होगी। माया ने गुस्से में खुद को गुरु की पकड़ से आजाद किया और सूजी हुई आंखों को गुस्से में भरकर गुर्राई। दूसरी बार अपनी जुबान से ये शब्द निकाले तो या तो फिर तुम नहीं या मैं नहीं। मैं चाहे यहाँ रहूं या कहीं और, तुम्हारी दी हुई जान की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर करूंगी। माया सिर्फ गुरु की है और गुरु की ही रहेगी।
सुबह दोबारा आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। गुरु भाई, अगर आप दोनों की मिलाप का प्रोग्राम खत्म हो गया हो, प्रेम पुराण समाप्ति की ओर हो, तो भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान करें। भोजन ठंडा हो रहा है और वहां बैठे महापुरुष लोग आप दोनों के बिना अन्न का एक निवाला तक अपने मुखमंडल की ओर नहीं ले जाएंगे। गुरु और माया हैरानी से, सुबी, ये क्या था? सुबी दांत निकालते हुए, वो क्या है ना जिज्जी, कल हमने टीवी पर रामायण देखा तो कुछ कुछ याद कर लिया। आप लोग जल्दी चलो, खाना ठंडा हो रहा है। गुरु ने माया का हाथ पकड़ा और दोनों नीचे की तरफ चल दिए। चलते चलते माया ने एक सवाल पूछा, मैं जिद करके नीचे जा तो रही हूँ, क्या सबके सवालों का सामना कर पाऊंगी? पागल औरत, अभी मुझे प्रवचन दे रही थी और अब घबरा रही हो? चुपचाप चलो। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, सबकी नजरें दोनों पर जम गईं। छोटी माँ को कुछ हद तक तसल्ली हुई कि माया अब ठीक है। छाया दौड़कर गुरु से चिपक गई। पापा, आप जल्दी क्यों नहीं आए? मुझे भूख लगी है जोरों की। मम्मा बस आपसे ही प्यार करती हैं, मुझसे नहीं। सभी छाया की इस बात पर हंस दिए। खाना खाते हुए किसी ने पुरानी बातों का जिक्र नहीं किया। बस प्रतिभा जी ने उठती बार माया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसके गालों को चूमकर इतना सा कहा, मेरी कोई बेटी तो नहीं है, मगर फख्र से कह सकती हूँ मेरी बहू ही मेरी बेटी है। रात के समय जब माया और गुरु सोने की तैयारी कर रहे थे, तो गुरु बोल उठा, हाँ तो बीबी, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो? किस चीज के लिए तैयार गुरु? माया ने प्रश्न दाग दिया। तुम्हारे बारे में बताने के लिए। उसके बाद हुआ क्या? अतीत 8 साल पहले। माया अभी भी बेहोश थी और दादी बिल्कुल खामोश। रक्षा जी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। देखो रक्षा, जो तुम कह रही हो जरूरी नहीं वो सच हो। बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ। डॉक्टर को बुलाने दो। स्वामी जी ने रक्षा की मिन्नतें करी। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तो एक बात याद रखिएगा, मैं अनुज को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। पहली बार भी नहीं रुकना चाहती थी, जाने क्यों रुक गई थी। पूरे 10 घंटे बाद माया को होश आया और उसने रोते रोते सारा वाकया सबको सुना दिया। स्वामी जी की तो मानो जान ही निकल गई। वो बच्ची जिसे उन्होंने इतने नाजों से पाला है, उसके साथ इतना कुछ हो गया और वो लाचार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना डॉक्टर की मदद ले पा रहे हैं, ना पुलिस की। पहले दिन तो माया की माँ खामोश रही। माया की साफ सफाई भी करी और दवा भी दी, मगर कब तक? दूसरे दिन दोपहर के समय रक्षा जी माया के कमरे में आई। माया के पापा और दादी वहीं बैठे थे और माया अपनी आत्मा और शरीर पर लगे जख्मों से जूझते हुए सो गई थी। देखिए, कुछ दिन इसे यहाँ से दूर भेज देते हैं, वरना लोग पूछेंगे, स्कूल वाले पूछेंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बातें ज्यादा छुपती नहीं है। मगर रक्षा, ऐसे कैसे? स्वामी जी ने कहा। मतलब, अब फिर हम बदनामी झेलें? याद नहीं तुम्हें 17 साल पहले का मंजर? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। वो शहर भी हमें छोड़ना पड़ा था। मगर बहू, उसमें सुनंदा की तो कोई गलती नहीं थी, राधिका जी ने कहा। सही कह रही हैं माँ जी आप क्यों उसे गलत ठहराएंगी? आखिर आपकी बेटी थी वो। जाने क्यों जब भी इस लड़की को देखती हूँ, अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब माया के पापा के सब्र का बांध टूट चुका था। क्या बकवास कर रही हो रक्षा? तुम कुछ भी बोलती रहती हो। इसमें इस बच्ची का क्या दोष? और ये मत भूलो, तुम्हें इस घर में लाने वाली मेरी बहन सुनंदा ही थी। तो मैं कब मना कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि खून अपना रंग दिखा ही देता है। जैसी माँ थी, बेटी तो वैसी ही निकलेगी। बस करो तुम लोग। एक तो बच्ची की ऐसी हालत और तुम्हारा झगड़ा। नहीं चाहिए मुझे और कलेश घर में। राधिका जी बोल पड़ी। कलेश तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अनुज का हक उसे नहीं मिल जाता। कौन सा हक छीना है इस बच्ची ने अनुज का? बहू, माँ जी, आधी जायदाद पर तो इसका कब्जा है। जाने किस घड़ी में बाबूजी ने मरने से पहले आधी जायदाद इसके नाम कर दी थी। ना इसकी माँ गलती करती, ना ये पैदा होती और ना ये सब कुछ होता। सब सोच रहे थे माया सोई हुई है, मगर वो बेचारी तो शोरगुल से उठ चुकी थी। एक तो इतने भयानक दौर से गुजर रही थी, ऊपर से ये सच्चाई। आंखों को खामोशी से बंद किए आंसुओं के सैलाब को खुद में जज्ब किए बैठी थी।
दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए। शरीर के जख्म दर्द कर रहे थे। अपना दुख किससे कहे और कैसे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।